आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। बुलंदशहर में जो कुछ हुआ उसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर आज एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हत्यारे आज गौवध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या यह वाकई में संभव है कि 800 से ज्यादा लोगों की भीड़ एक साथ एकत्रित होकर पुलिस थाने पर हमला कर दे, पुलिस इंस्पेक्टर को गोली से और उसके बाद पत्थरों से मार डाले, और उसके बाद यह बात कही जाए कि गौकशी हो रही थी जिसे रोकने के लिए भीड़ एकत्रित हुई और इस गौकशी के खिलाफ यह आवाज है। क्या हत्यारे वाकई में गौरक्षा कर सकते हैं? यह सवाल आज हिंदुस्तान के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय की अलग अहमियत है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के कोने कोने में आप चले जाइए, गाय की एक अलग अहमियत है। लेकिन गौरक्षा और इंसानों की हत्या, इन दोनों को एक साथ रखा जा सकता है क्या? क्या कोई भी हत्यारा किसी गाय को बचा सकता है क्या? यह सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि इस पर अब जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस खबर की बारीकियों को आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और आज दिन भर किस तरह से इस खबर के साथ खेलने की कोशिश की गई है। बुलंदशहर में 24 घंटे पहले जो बवाल हुआ, उस हंगामे की आग बुझ जरूर चुकी है, लेकिन सुलगते हुए सवाल अब भी बाकी है। एक खेत में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि कानून की धज्जियां उड़ने लगी, सिस्टम हारता हुआ नजर आने लगा। देखते ही देखते एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक स्थानीय नागरिक इस हिंसा की भेंट चढ़ गया। किसने किसको गोली मारी, किसने किसको पत्थर मारा, किसने इस हिंसा का वीडियो बनाया, हिंसा करने वाले कौन थे, हिंसा करने वाली भीड़ कहां से आई थी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब अब यूपी की पुलिस तलाश रही है। योगी सरकार की पुलिस एक्शन में है। लड़का जो सुमित नाम का था, जो 18-20 साल का, जो इस घटना में जिसकी डेथ हुई है, उसका पोस्टमार्टम अभी समाप्त हुआ है। उसके बॉडी से बुलेट रिकवर हो गई है और बुलेट का कैलिबर क्या है वो एफएसएल के लिए वो सील करके भेज दी गई। बुलंदशहर हिंसा के 24 घंटे बाद जो भी कुछ हुआ है उस पर एक नजर डालिए। सबसे पहले इस पूरी घटना में पुलिसिया एक्शन पर गौर कीजिए। बुलंदशहर में हुई हिंसा मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 27 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की दबिश के लिए पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया है। घटना के वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की जा रही है। एक एसआईटी की गठन किया गया है आईजी मेरठ रेंज के नेतृत्व में। वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि ये घटना आखिर हुई क्यों और गोकशी के बाद से भीड़ इतनी हिंसक क्यों हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इस एंगल से भी एसआईटी जांच कर रही है। बुलंदशहर में इंटेलिजेंस खुद मौजूद है और इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। एडीजी मेरठ जोन ने कल से ही बुलंदशहर में डेरा डाला हुआ है। एसआईटी ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के हालात बिगड़ने ना पाए, इसके लिए आरएएफ और पीएसी की 6 कंपनियों को तैनात किया गया है। पुलिस ये बार बार भरोसा दिला रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने प्रतिवाद किया है इस घटना में शामिल होने का, उनको छोड़ने की भी कोई कवायद नहीं है और जो लोग इसमें नहीं है उनको फंसाने की भी कोई मंशा नहीं है पुलिस की। एक तरफ पुलिस की टीम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ इस घटना में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास एटा में कर दिया गया। पुलिस अब तक शहीद इंस्पेक्टर के लाइसेंसी रिवॉल्वर, उनके 3 मोबाइल, वायरलेस सेट और वॉलेट बरामद नहीं कर सकी है। सुमित की मौत .32 mm गन की गोली लगने से हुई है, लेकिन उसे किसने गोली मारी है इस बात का पता भी अब तक नहीं चला है। कुल मिलाकर बुलंदशहर हिंसा मामले में एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे पेच हैं जिसका जवाब पुलिस को खोजना है। एसआईटी को 48 घंटे के भीतर इस पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपनी है। जाहिर है जब इस घटना की रिपोर्ट सामने आएगी तभी इस पूरे बवाल का सच सामने आ पाएगा। बुलंदशहर से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और पुलिस इंस्पेक्टर जो कि नामचीन हैं उनकी भी हत्या की गई है। जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की गई वो एक बात स्पष्ट करती है कि एक सोची समझी साजिश जरूर हो सकती है क्योंकि उनकी जीप में वो अकेले थे। उनका ड्राइवर भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला और भीड़ ने उस ड्राइवर को भागने दिया। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के साथ कोई भी पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था। ये कई ऐसे सवाल हैं जो आज इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के परिवार को कचोट रहे हैं क्योंकि आज सुबोध सिंह का परिवार यह जानना चाहता है
कि आखिरकार इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने अपनी शहादत क्यों दी है, क्यों उन्हें निशाना बनाया गया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे पहले 1 लाख के मामले की वो जांच कर रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की जो अपने आप को गौरक्षक होने का दावा करते हैं? कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार का दर्द आज छलक कर बाहर ही नहीं आ रहा, बल्कि सरकार और समाज से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार निर्दोष और ईमानदार अफसरों को क्या इसी तरीके से हिंदुस्तान में भीड़ मारेगी? आज मेरे पापा की जान गई, आप बताइए कल किसके पापा की जान जाएगी? ये उस बेटे का सवाल है जिसके पिता कर्तव्य की बलिवेदी पर कुर्बान हो गए। ये उस नौजवान का सवाल है जिसके सिर से उसके पिता का साया उन लोगों ने छीन लिया जो गाय के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। ये सवाल सरकार से है, समाज से है, सिस्टम से है, ये सवाल पूरे देश से है। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब एक हैं यहाँ मुझे बस ये सवाल पूछना है कि इस हिंदू मुस्लिम विवाद में आज मेरे पापा की जान गई, आप बताइए कल किसके पापा की जान जाएगी? बुलंदशहर में उन्मादी भीड़ के हाथों में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की शहादत के बाद उनके परिवार में मातम पसरा है। पत्नी आंसुओं में डूबी है। शहीद की पत्नी अपने पति की जांबाजी को याद करती है, उनका दिल गर्व से भर जाता है, लेकिन दूसरे ही पल आंसुओं के बादल मन के आसमान को ढक लेते हैं। पता है जब चार्ज होता था घर पे खुद नहीं आते थे, कहते थे बच्चों को देखने का मन कर रहा है, तुमको देखने का मन कर रहा है, तो गाड़ी भेज के वहीं बुला लेते थे। इतनी ऑनेस्टी से हमारे पति काम करते थे। शहीद सुबोध कुमार सिंह की पत्नी उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से सुनाती हैं और पूछती हैं कि आखिर उनके नेक दिल पति के साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें आगे बताया करते थे, उनके स्वभाव में जानती थी, बहुत दिलेर थे, बहुत दिलेर थे, बहुत बड़ा दिल था उनका। डबडबाई आंखों और भरे दिल से वो अपने पति के लिए इंसाफ की मांग करती हैं। ये अटैक से अगर हुआ है तो मुझे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, उनका पूरा ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये जो जिसने अपने जो है ड्यूटी पे अपनी जान गंवाई? ये पहली इंसिडेंट नहीं था, ये तीसरा था ड्यूटी पे गोली खाने का। अच्छा, उनके साथ न्याय नहीं कर रहा कोई, उनके साथ न्याय नहीं कर रहा कोई। उनको मारने वालों के लिए मार के रख दो तो न्याय है, वरना वहाँ का विधायक जो बोल। दुखों का पहाड़ इस नौजवान पर भी टूटा है। ये शहीद सुबोध कुमार सिंह का बड़ा बेटा शेर है। शेर ने बचपन से अपने पिता को खाकी की शान के लिए लड़ते देखा है। उनके लिए सबसे पहले फर्ज था जिसके लिए वो हमेशा जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो पूछ रहे थे खाने में क्या खाया था। लाइन ऑफ ड्यूटी में एक्सपायर हुए। शेर बताते हैं कि उनके पिता घर से दूर ड्यूटी पर तैनात रहते थे तो वो अपने बेटों के बर्थडे में भी नहीं आते थे। बर्थडे पे नहीं आते थे क्योंकि जॉब करनी थी। गौकशी की अफवाह फैलने के बाद बुलंदशहर में 3 दिसंबर को बवाल मच गया था। चिंगरावटी पुलिस चौकी पर भीड़ ने हमला बोल दिया और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के बेटे की बातें आपने सुनी। एक पिता ने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए, ये इसी से बात समझ में आती है कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के बेटे ने स्पष्ट कहा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मेरे पिता को किसने मारा। लेकिन आज सरकार कहती है कि 40 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी चाहिए तो नौकरी ले लीजिए। सवाल ये उठता है कि क्या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह 40 लाख रुपए के लिए काम कर रहे थे? क्या 40 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी? जाहिर सी बात है, आज सरकार को इस बात को लेकर सोचना पड़ेगा। आज समाज को इस बात को लेकर सोचना पड़ेगा कि हम अपने आसपास क्या कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अखलाक मर्डर केस, जिसकी जांच इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने खुद की थी, इसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। और अगर यह बात सच है, अगर पुलिस की जांच में यह बात पुष्ट हो जाती है
तो आज इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि वो तथाकथित तौर पर तमाम हिंदूवादी संगठन जो अपने आप को गौरक्षा के नाम पर सामने लेकर आते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? गाय की रक्षा या इंसान की रक्षा, या फिर इस देश का मान और सम्मान की रक्षा? देश इससे बड़ा क्या कुछ हो सकता है? और अगर नहीं तो फिर उन हिंदूवादी संगठनों को आज कहां डूब मरना चाहिए? क्या इस तस्वीर का बुलंदशहर में मचे बवाल से कोई ताल्लुक है? क्योंकि ये उस अखलाक की तस्वीर है जिसकी कुछ सालों पहले हत्या गुस्साई भीड़ ने कथित गौमांस रखने के आरोप में की थी। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध की बहन के आरोप गंभीर हैं। आज जब मेरे भैया विवेचना कर रहे थे ना जी, उस विवेचना की वजह से मेरे भाई को मारा गया है। किसमें विवेचना कर रहे थे? वो गौरक्षा का ही वो था, वहाँ का अभिलाष पता नहीं क्या अखलाक जो भी हो, उस चक्कर में मेरा भाई मारा गया है। क्या मानते, षड्यंत्र मानते? जी हाँ, षड्यंत्र। पहली बात, गाड़ी में मेरा भाई अकेला क्यों था? शहीद इंस्पेक्टर सुबोध के चाचा को भी इस पूरे मामले में अखलाक कनेक्शन ही नजर आ रहा है। अखलाक की जो जांच इसी की विवेचना इसी कर रहा था जी, और हमको पूर्ण विश्वास है कि इसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि इंस्पेक्टर सुबोध की मौत को अखलाक से जोड़ना सही नहीं है। सुबोध कुमार सिंह वहां पर 28 सितंबर से 9 नवंबर तक अखलाक लिंचिंग केस के आईओ रहे थे, लेकिन ये केस उनके द्वारा फाइनल नहीं किया गया था। पार्ट इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, उसके बाद दूसरे आईओ नियुक्त हुए और फाइनली इसमें चार्जशीट मार्च 2016 में किसी और आईओ द्वारा कोर्ट में दायर की गई। इनको हटाया गया था या वहां से ट्रांसफर, क्या मतलब? वहां से ट्रांसफर हुए थे, अब किन कारणों से हुए थे वो मैं नहीं इस समय खुलासा कर सकता। हम आपको बता दें कि 2015 में ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग केस की जांच अधिकारी सुबोध कुमार को सौंपी गई थी। इस केस में इंस्पेक्टर सुबोध गवाह नंबर 7 थे, हालांकि बाद में उनका तबादला कर दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। परिवार इंस्पेक्टर सुबोध का इस बात के प्रति संकेत ही नहीं कर रहा, बल्कि डंके की चोट पर कह रहा है कि एक बड़ी साजिश है जिसके तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में साजिश हुई, और वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे तथ्य हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मसलन भीड़ अचानक इतनी बड़ी कैसे एकत्रित हो गई? 800 लोग एक साथ एकत्रित हो जाएं, ये अपने आप में मजाक तो नहीं है। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कैसे पहुंचा? गौवंश के हिस्से ट्रैक्टर में भरकर किसने और किन लोगों ने पुलिस थाने के सामने लाकर खड़ा किया? गौवंश जंगल में है, इसकी पुष्टि किसने की? यह अफवाह कैसे फैली और उसके बाद यह मामला कैसे खड़ा हुआ? कई ऐसे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं, लेकिन क्या इन सवालों पर पुलिस की जांच की बिंदु होगी या दरअसल ये सवाल दरकिनार कर दिए जाएंगे? आखिर कौन है इस हिंसा का गुनहगार? आखिर कैसे इकट्ठा हुई हजारों की भीड़? किसके कहने पर भीड़ इकट्ठा हुई? हिंसा वाली भीड़ कहां से आई थी? आखिर किसने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया? इंस्पेक्टर सुबोध को निशाना क्यों बनाया? खेत के पास इंस्पेक्टर की जीप कैसे पहुंची? खेत के पास कथित गौवंश के अवशेष कहां से आए? सोशल मीडिया पर मैसेज किसने वायरल किए? हिंसा करने वाले लोग कौन थे? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास पुख्ता तौर पर नहीं है। बुलंदशहर में जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? पुलिस इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। घटनाक्रम, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि घटनाक्रम को पूरी बारीकी के साथ रिक्रिएट और रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और एक एक चीज पब्लिक डोमेन में आएगी, कैसे कैसे घटना घटित हुई है। पुलिस को भरोसा है कि इस मामले की जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये भी है कि एक धर्म विशेष का कार्यक्रम हो रहा था, उसी दौरान यह हिंसा क्यों हुई? सवाल शहीद इंस्पेक्टर के परिवार वाले भी उठा रहे हैं, जिसका जवाब मिलना बाकी है। जी हाँ, षड्यंत्र। पहली बात, गाड़ी में मेरा भाई अकेला क्यों था? जवाब दीजिए। वो इंस्पेक्टर और वो पुलिस वाला दरोगा और ड्राइवर छोड़ के क्यों भागे? बताइए आप। क्या मानते, पुलिस अगर साथ देती? मिली हुई थी, मेरे भाई को पुलिस ने मिलके मरवाया है। इतना ही नहीं, सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है
क्योंकि जिस इलाके में कथित गोवंश के अवशेष मिले हैं उस इलाके में दूर दूर तक एक धर्म विशेष की आबादी नहीं है, जिसके बाद सवाल और गहरा जाते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती पुलिस कुछ भी कहना नहीं चाहती। किसी भी संगठन के इसमें प्रतिभाग करने की सूचना नहीं है और ये संगठन का नाम लेना कदापि उचित नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि बुलंदशहर में पूरा का पूरा पुलिस तंत्र फेल साबित हुआ है, क्योंकि अगर वक्त रहते पुलिस कोई एक्शन लेती तो इस तरह की हिंसा नहीं होती। अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, बुलंदशहर। बड़े अफसोस की बात है कि बुलंदशहर हादसे को लेकर पुलिस तंत्र फेल ही साबित नहीं हुआ है, बल्कि लाचार साबित हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो चेहरे जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। बतौर न्यूज चैनल जब हम तमाम तस्वीरों को देखकर ये चेहरे आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इन चेहरों को नहीं पहचान पा रही? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन चेहरों को परखने और जांचने की कोशिश भी की है? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब यह घटना हो रही थी उस वक्त उपद्रवियों ने पूरा वीडियो बनाया जिसमें खुद उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया जाने कि उन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इसके बावजूद पुलिस ने पिछले 48 घंटे में सिर्फ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बाकी कौन है, कहां है, सब गायब है, कुछ नहीं पता पुलिस को कुछ नहीं पता। लेकिन न्यूज नेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है वो तस्वीरें उन गुनहगारों की जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इन गुनहगारों तक अपना हाथ पकड़ेगी? क्या इन्हें पकड़ेगी? क्या इन्हें कानून के गिरफ्त में लेगी? देखिए तस्वीरें। कौन है इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे? कहां है बुलंदशहर हिंसा के गुनहगार? खेत में खड़ी है पुलिस जीप की ड्राइविंग सीट से नीचे लटकता इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का शव और आसपास भागते दौड़ते उपद्रवियों की भीड़। ये वो आखिरी वीडियो है जिसमें कई सवाल छिपे हैं और उन सवालों के जवाब भी। इस वीडियो में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिनका हाथ इस जघन्य हत्याकांड में हो सकता है, जिनसे इस पूरे गुनाह की गुत्थी सुलझ सकती है। गौर से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में वो तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं जो इंस्पेक्टर सुबोध की मौत के वक्त मौके पर मौजूद है। इनमें आधा दर्जन लोग कैमरे की जद में नजर आते हैं। पहला आरोपी है जीप के पास खड़ा ये शख्स जो अपने मोबाइल से एसएचओ सुबोध सिंह का वीडियो बना रहा है। दूसरा आरोपी सफेद शर्ट पहने ये युवक हादसे के बाद मौके से फरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा आरोपी सुबोध सिंह के शव का बिल्कुल करीब से मुआयना कर रहा है। चौथा और पांचवा आरोपी जीप के बाईं तरफ दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं, जबकि छठा आरोपी कैमरे के पीछे वो शख्स है जो इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहा है। इसमें कतई दो राय नहीं हो सकती कि इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या में इनमें से किसी का हाथ हो, और इन सब के अलावा सबसे बड़ा गुनहगार है ये शख्स जिसे पुलिस भी बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी मान रही है। इस शख्स का नाम है योगेश राज और बताया जा रहा है कि ये बजरंग दल का स्थानीय नेता है। इस पर भीड़ को भड़काने का संगीन इल्जाम है। वारदात के कुछ देर पहले तक योगेश पुलिस वालों से बहस करता दिखाई दे रहा था, मगर जैसे ही इंस्पेक्टर सुबोध की मौत की खबर आई तभी से ये शख्स कैमरे और पुलिस की नजर से ओझल हो गया। एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें कि प्रभारी निरीक्षक की मृत्यु हुई है, शहादत हुई है। उसमें 2 लोग 25 नामजद हैं और 50-60 लोग अन्य के खिलाफ एसआई सुभाष चंद ने अभियोग पंजीकृत कराया है। और जो गोकशी की घटना हुई थी उसमें भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जो लोग नामजद हैं। बुलंदशहर में हुई हिंसा का सच जानने के लिए जांच टीमें भी इन्हीं वायरल वीडियो का सहारा ले रही हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन वीडियो के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कई लोगों से पूछताछ भी की है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर इस वीडियो में नजर आ रहे लोग कौन हैं और इतनी संख्या में अचानक ये भीड़ कहां से इकट्ठा हो गई, जिनके पास हथियार होने का भी दावा किया जा रहा है। बुलंदशहर से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। कम से कम 6 लोगों को तो न्यूज नेशन ने अभी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इन 6 लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दम भी भर सकती है? जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अब इंस्पेक्टर सिंह की मृत्यु पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में हम मृत लोगों के ऊपर भी राजनीति करते हैं और वहां पर भी अपनी दुकान बिछाकर नीलामी करने लगते हैं।
बुलंदशहर में कानून का एक रक्षक भीड़ का हिंसक शिकार हो जाता है। वर्दी में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को सरेआम गोली मार दी जाती है। शहीद के परिवार के साथ साथ आम लोगों में भी इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है, मगर सियासतदान ऐसे माहौल में भी राजनीतिक बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। ये प्लानिंग के तहत ऐसी योजना बनी जिसमें इंस्पेक्टर की हत्या हुई। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, पुलिस का खौफ नहीं रहा। वास्तविकता ये है कि तो भगवान भरोसे उत्तर प्रदेश चल रहा है और वैसे ही देश चल रहा है। विरोधी पार्टियां बुलंदशहर की घटना के लिए एक सुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को दोषी करार दे रही है। इस जघन्य वारदात को वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल की साजिश बता रही है। ये तो पता नहीं खोड़ में बंधने वाले लोग, ये इंसानों की, आदमियों की जबान थोड़े है। संयोजित तरीके से इस मुल्क में चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो गौ रक्षक है इनको तो पूरा प्रोटेक्शन बीजेपी देती है, आरएसएस देती है, संघ परिवार देती है, तो ये तो इन्हीं का क्रिएशन है, क्योंकि इन्होंने गाय की जिंदगी को इंसानों की जिंदगी से बड़ा समझा। मुश्किल ये है कि योगी सरकार के खिलाफ महज राजनीतिक विरोधी ही नहीं बल्कि अपने साथी भी आवाज उठा रहे हैं। जो वहाँ वीडियो घटना का आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा के नेता हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, बजरंग दल के नेता गिरफ्तार हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद के नेता गिरफ्तार हुए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बीजेपी से संभाले नहीं संभल रहे। हालांकि पार्टी प्रवक्ता कानून व्यवस्था की दुहाई जरूर दे रहे हैं। सख्त कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट सारी एफआईआर्स हो गई हैं और प्रशासन शासन इसमें जो उचित है वो कर रहा है। और लोगों से भी मेरी अपील है कि वो शांति के साथ, सौहार्द के साथ उन शैतानी और उन शरारती तख्तों और ताकतों से होशियार रहें जो कि अपने निहित स्वार्थों के लिए माहौल को खराब करने की षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं। जांच होगी, आरोपी पकड़े भी जाएंगे, लेकिन सवाल यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर है जो सवालों के घेरे में है, और सवाल सियासी दलों से भी है जिन्हें हर मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने का मौका मिल जाता है। बुलंदशहर से अभिषेक शर्मा और दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो उस वक्त ही कहा गया था कि बस 100 दिन दीजिए और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखिए। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है आपके सामने है। दिखाया हमने आपको किस तरह से बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर को भीड़ ने किस तरह से मार डाला। दूसरी तरफ लखनऊ में बीजेपी के एक नेता को सरेआम चाकू से गोद कर मार डाला गया। इसके बाद वहां जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सवाल ये उठने लगा है कि आज उत्तर प्रदेश में वाकई में कानून व्यवस्था बहाल है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कमान सही तरीके से अपने हाथों में ले रखे हैं? लखनऊ में बीजेपी नेता प्रत्युष त्रिपाठी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार की रात हुई इस वारदात के बाद हंगामा मच गया, जहां एक तरफ पूरे घर और इलाके में चीख पुकार मच गई, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी भड़क गए और अस्पताल के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। बुलंदशहर मामले में पहले ही अपने दामन पर दाग झेल रही यूपी पुलिस पर एक बार फिर आरोपों के तीर गिरने लगे। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रहा है प्रशासन, और कोई भी मांगे नहीं मानी गई हैं। और 20 साल से भाजपा का कर रहा है, उसके पहले आरएसएस का काम कर रहे थे। क्या मिला हमको? पार्टी से कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। हालांकि कैसरबाग थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया, साथ ही जांच टीम भी बना दी गई है। जो नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चालू है, लेकिन मुख्य रूप से जो घटना हुई है उसके पीछे क्या कारण थे, वो कैसे हुई है, उसकी भी जांच पड़ताल जारी है और काफी एडवांस स्टेज में है। लेकिन तमाम वादों और दिलासों के बावजूद घर वालों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। आरोप है कि प्रत्युष त्रिपाठी से पहले भी मारपीट की गई थी। प्रत्युष ने कई बार सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके परिजनों से बातचीत हम लोगों ने किया है, कार्यकर्ताओं से बातचीत किया है। उनके मांग पत्र को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया प्रबल संस्तुति के साथ, और हम सब लोगों भी प्रत्युष मणि परिवार के साथ हैं। सवाल यह है कि अगर राजधानी लखनऊ में सत्ताधारी पार्टी के नेता भी महफूज नहीं, तो भला सूबे की आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से राजस्थान में सियासत चरम पर है। 3 दिन बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं और ऐसे में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा भी है और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी भी चुनावी सभाएं हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर हमला बोलने में कहीं कोई कोताही नहीं कर रहे। यहां तक कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि राजस्थान का यह मुकाबला
कितने कांटे का बन चुका है। अगर आप भारत माता की बात करते हैं तो आपने किसानों को कैसे भूला? आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, मगर अलवर के किसानों का आपने 1 रुपया माफ नहीं किया। क्या ये भारत माता नहीं है? क्या इनका खून, इनका पसीना भारत माता को नहीं बनाता है? कांग्रेस वालों को पूछना चाहिए, क्यों आपको सन 47 में करतारपुर हिंदुस्तान में होना चाहिए, ये आपको याद क्यों नहीं आया? इतनी बड़ी गलती आपने क्यों की? इतना बड़ा अन्याय आपने क्यों किया? चुनाव है तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान को लेकर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। इस बीच प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं। आइए ये वीडियो आपको दिखाते हैं, जो कि काफी आजकल वायरल चल रहा है।